एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैंग भी काफी सैड थी, तो डायरेक्टर जिन उसे कंफर्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम हानमेंग को देखते हैं जो कि वेंशी के घर से अपने कपड़े वगैरह ले जा रही थी। ये करते वक्त वो काफी सैड थी और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जिन्होंने सबको डिनर पर इन्वाइट किया था। वो सू को यहाँ पर देखकर काफी खुश होती है और उसे बोलती है कि आज फैमिली डिनर का टाइम है, इसलिए तुम युहा को भी कॉल करके बुला लो। पर सू कहती है कि वो मीटिंग में है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि उसके लिए गर्लफ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर काम। तुम रुको जरा, मैं ही उसे कॉल करके बुलाती हूँ। अब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर वेंशिंग के आने का वेट कर रहे थे। युहा भी यहाँ पर अभी भी अपने फोन के अंदर काम में ही बिजी था और हानमिंग भी वेंशिंग को मैसेज करती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। थोड़ी देर वेट करने के बाद ग्रैंडमा बोलती है कि हम सभी लोग ही खाना शुरू करते हैं, पता नहीं ये लड़का कहाँ पर रह गया, इसलिए अब सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर वेंशिंग काफी बुरी हालत में आ जाता है, जिसके कपड़े वगैरह सब कुछ गंदे हो रखे थे। वो आते ही बोलता है कि अरे वाह, सभी लोग डिनर कर रहे हैं, मुझे भी काफी भूख लगी है। अब वो खाना खाने ही वाला था, पर ग्रैंडमा उसे बोल देती है और कहती है कि तुम इतने गंदे होकर कहाँ से आए हो, जाकर पहले कपड़े चेंज करके और फिर खाना खाना। साथ ही वो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा डांटने लग जाती है और बोलती है कि युहा सू के साथ पहली बार डिनर पर आया है और तुम लेट आए हो, जो देखकर वेंशिंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आपको हमेशा युहाओ की पड़ी रहती है और मेरा क्या। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। उसे खाने में एग प्लांट पसंद नहीं है तो घर के अंदर एग प्लांट ही नहीं बनता। हमेशा आपको सिर्फ युहाओ की पड़ी रहती है और मेरा क्या। आपने कभी मेरी सफरिंग्स को नहीं देखा। साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि हानमेंग और मेरी लड़ाई हो गई है। जो सब बोलकर वो हानमेंग के सामने वो रिंग रखता है जो कि उसने फेंक दी थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो बेचारा ऑफिस के बाहर हानमेंग की रिंग को ढूंढ रहा था, जो कि उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस वजह से वो काफी गंदा भी हो गया था और उसे रिंग देकर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर ग्रैंडमा और युहा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा बोलती है कि जब वेंशिंग रूम के अंदर आया था तब मैंने देख लिया था कि उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं है और उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, और मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेगा। पर मुझे नहीं पता था कि वो अपने दिल में इतनी सारी बातें दबा कर बैठा हुआ है। जो सुनकर युवा ग्रैंडमा को बोलता है कि आप चिंता मत करो, वो जल्दी ये सब कुछ भूल जाएगा। आपको पता है ना, वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हानमिंग भी अपनी रिंग को देखकर काफी सैड हो रही थी और बोलती है कि जब हमारी शादी होती है तो हम एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, और वेंशिंग इतना सफर कर रहा था इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो सू उसे बोलती है कि हर बार वेंशिंग ने तुम्हें पहले कंफर्ट किया है और इस बार तुम्हारी बारी है उसे जाकर कंफर्ट करने की। इसलिए वो वेंशिंग के पास छत पर जाती है, जहाँ वेंशिंग बोलता है कि बचपन से ही जब भी मैं खुश या फिर सैड होता था तब मुझे कोई भी कंफर्ट करने नहीं आता था। तो हानमिंग उसे हक कर लेती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हें हमेशा कंफर्ट करूंगी। वेंशिंग बोलता है कि मैं गलत था, जब तुमने आज वेडिंग रिंग फेंकी तो मुझे रियलाइज होगा कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब मैंने अपनी वेडिंग रिंग एक्सचेंज की। पर हानमिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, एक वेडिंग रिंग ही तो है ना, हम सेम डिजाइन की फिर से खरीद लेंगे, जहाँ दोनों की अब सुलह हो जाती है। वेंशिंग बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो तुम मुझे डांट लेना, मार लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, पर कभी भी छोड़कर मत जाना। तो हानमिंग उसे प्रॉमिस करती है। जो सुनकर वो उसे किस करने वाला था, पर तभी उसके पेट में से आवाज आती है क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी और क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए लोग सभी के साथ खाना खाने के लिए वापस जाते हैं। सीन अब युहा पर आता है जो कि अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सो उसके पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो युहा कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, ये सब तो बचपन से होता आ रहा है, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते। युहा उससे बोलता है कि तुम अनहैप्पी क्यों लग रही हो। तो सू बोलती है कि मैं अनहैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि खाना खाते टाइम तुम्हारा ध्यान सिर्फ पूरे टाइम फोन की तरफ ही था और कल रात भी तुम पूरे टाइम काम के अंदर ही बिजी थे। जो सुनकर युहा कहता है कि ये सब पहले तुमने शुरू किया था ना, कल रात पहले तुम अपनी मीटिंग करने बैठ गई। तो सू बोलती है कि मेरी मीटिंग तो सिर्फ 1 घंटा चली थी और तुम्हारी 8 घंटे। मैं बार बार तुम्हें कॉफी बना कर ला कर दे रही थी। जिस पर युवा कहता है कि अरे मैं काम ही तो कर रहा था ना, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकती। तो सू बोलती है कि मैं कर सकती हूँ तुम्हारा वेट। सू बताती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मैं कुछ भी काम बहुत ही फ्रीली करती थी, ये सोचकर मेरी फैमिली वगैरह सब तो मेरा वेट कर ही लेंगे। पर एक बार जब मैं हानमिंग के साथ ट्रिप पर गई तब वहाँ से वापस आने पर मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें मेरे डैड की डेथ हो गई और मॉम भी तभी से बीमार रहने लगी। तब जाकर मुझे फैमिली की ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई और हम लोग अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में से कम खाना खाते टाइम या फिर एक गुड नाइट मोमेंट तो अपने पेरेंट्स के साथ बिता ही सकते हैं, जहाँ पर हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उनके साथ रहें, क्योंकि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है और पता नहीं कब कौन किसे गुड बाय कह जाए। जिसकी ये सब बातें सुनकर युहा लैपटॉप साइड में रख देता है। सो फिर यहाँ पर उसे वांग के साथ हुई सारी डिस्कशन भी बता देती है और उसने क्या किया ये भी। तो युहा बोलता है कि तुमने उसे जॉब से क्यों नहीं निकाला। जिस पर सो कहते हैं कि तुम और वो पहले दोस्त हुआ करते थे और वो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता
है, इसीलिए उसे एक्सपोज करने के बजाय मैंने उसे बचाया ताकि तुम्हारी फ्रेंडशिप और कंपनी की रेपुटेशन दोनों ही खराब ना हो। साथ ही साथ वो उसे ये भी बोलती है कि ज़ैंग बी की एंडोर्समेंट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए क्या तुम प्लीज उसे कोई और एंडोर्समेंट दिला सकते हो। तभी युहा उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें उसने पहले ये काम कर दिया था, जो देखकर सू काफी खुश होती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। युहा बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारा बॉस जो हूँ। तभी वहाँ पर हानमेंग और वेनशिंग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिन्हें एक साथ देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इधर जब ज़ैंग बी को पता चलता है कि उसे एक नई एंडोर्समेंट मिल गई है तो ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं सभी लोग वापस से डिनर करने के लिए बैठ रहे थे, पर सू को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि अभी भी उसका वेट कर रही थी। इसलिए युहा बोलता है कि हम लोग सू की मॉम के घर जा रहे हैं उनके साथ डिनर करने के लिए और आप सभी लोग साथ में डिनर करो। जहाँ हम देख पाते हैं कि ग्रैंडमा भी अब वेनशिंग के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही थी और उसे प्यार से खाना खिलाती है। दूसरी तरफ युहा सू के साथ उसके घर में खाना बनाता है, जहाँ पर ये दोनों साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे थे। फिर खाना बनाने के बाद ये सभी लोग साथ में खाते हैं और इस बार युहा सू की मॉम के साथ काफ़ी अच्छे से बात भी कर पा रहा था और भी वो उसे काफ़ी सारी बातें बताती है, जहाँ ये लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम सू को युहाओ के घर पर देखते हैं, जहाँ वो उसके प्रोग्राम की वीडियो देख रही थी और उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है। पर तभी उसे फिर से काम के लिए कॉल आ जाता है, जो देखकर युहाओ उसका फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा बिजी नहीं रहना चाहती तो मैं कल ऑफिस जाकर तुम्हारी पोजीशन फिर से चेंज कर दूंगा। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जब सू युहाओ के साथ अपने घर में होती है, तब उसकी मॉम बोलती है कि मैंने देखा कि तुम युहाओ के साथ आजकल काफ़ी खुश हो और तुम अब अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो मुझे भी तुम्हें देखकर काफ़ी खुशी होगी। वैसे भी युहाओ तुम्हारे लिए कितना चेंज हो गया है, इसलिए तुम्हें भी अब उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। प्रेजेंट में सू युहाओ को अपनी पोजीशन चेंज करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ, जो सुनकर वो खुश होता है और उसे किस करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे काफ़ी ज़्यादा मीडिया वगैरह उनके शूट को रिकॉर्ड करने के लिए आज आने वाली है, क्योंकि पहले ही उनकी ज़ैंग बी के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी इसलिए। तभी वांग को ज़ैंग बी का मैसेज आता है जिसमें उसे थैंक्स बोलती है उसे नया एंडोर्समेंट दिलाने के लिए, जो देखकर वांग समझ जाता है कि ये ज़रूर सू ने करवाया है, इसलिए वो उसके लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि पर मैं तुम्हें इसके लिए पे बैक कर दूंगा। सू अब युहाओ के कैबिन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल ड्रेसअप होकर जा रहा है शूटिंग के लिए, तो वो उसे दूसरे कपड़े कबर्ड से निकाल कर देती है और युहाओ उसके सामने ही चेंज करने लग जाता है, जो देखकर सू शर्मा जाती है और जब वो उसके कपड़े टेबल पर रख रही थी तब उसे गलती से रिमोट का बटन दब जाता है, जिससे कबर्ड बेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए अब युहाओ दरवाज़ा बंद करके सू को बेड पे बिठाता है और उसे फॉरहेड पर किस करता है, जो देखकर सू काफ़ी नर्वस हो जाती है, पर वो उसे बेड पर लिटा देता है और बोलता है कि 2 दिन से हम लोग काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, इसके बाद भी हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी शूटिंग के लिए थोड़ा सा वक्त है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और दोनों साथ में लेट जाते हैं। दोनों यहाँ पर इतने मज़े से बातें कर रहे थे कि एनजी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुन ही नहीं पाते, इसलिए वो अचानक से रूम में आ जाता है, जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर वापस चला जाता है। फिर ये दोनों भी रूम से बाहर आते हैं, जहाँ बाहर वांग फ़ोन पर चिल्ला रहा था, क्योंकि पहले उन लोगों को अपनी कमर्शियल की शूटिंग करनी थी, लेकिन ज़ैंग बी की कंपनी उससे पहले एंडोर्समेंट की शूट के लिए लेकर चली गई थी, जो कि उनकी शूट की लोकेशन से 3 घंटे की दूरी पर था और मीडिया वगैरह भी उनके कमर्शियल शूट की लोकेशन पर पहुंच गई थी। इसलिए सभी लोग काफ़ी वरीड हो जाते हैं कि वो लोग क्या करें, और वांग तो ज़ैंग बी की कंपनी वगैरह पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है, पर सू पूरी टीम वगैरह से बात करके इस सिचुएशन को काफ़ी स्मूथली हैंडल कर लेती है, जो देखकर युहाओ भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। वहीं शूटिंग लोकेशन पर ये लोग मीडिया को किसी न किसी तरीके से उलझाए रखते हैं ज़ैंग बी के आने तक। फिर उसके आने के बाद शूटिंग शुरू होती है। फिर युहाओ वांग से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और कैसे कंपनी को खड़ा करने में तुमने मेरी मदद की थी, पर क्या तुम इसलिए मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया। जिस पर वांग कहता है कि आज जो कुछ भी हो वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अगर आज सुना होती तो पता नहीं क्या होता, इसलिए मुझे रियलाइज हो गया कि तुमने उसे वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। चाहे इन बातों से मिस्टर वांग की मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद हम सू और युहाओ को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सू काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई हुई थी और वहाँ पर ज़ैंग भी उसे युहाओ के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील कर रही थी। दूसरी तरफ हम हानमेंग को देखते हैं, जो कि वेनशिंग के बुलाने पर घर वापस जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसने उसके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज रेडी करके रखा हुआ था। वो उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स देता है और एक गिफ्ट के अंदर उसे उनकी वेडिंग रिंग भी मिलती है, जो देखकर हानमेंग इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर वेनशिंग आता है, जो उसे बताता है कि मैं ठीक वैसे ही रिंग लेकर आ गया और उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। फिर हानमेंग उसे रिंग पहनाती है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वहीं जब ये लोग पार्टी में होते हैं तो यह सू से पूछता है कि क्या तुम आज भी अपनी मॉम के घर पर जाकर खाना बनाओगी, पर सू कहती है कि आज घर जाने में काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने उनके लिए पहले ही टेक अवे ऑर्डर कर दिया है। तभी वहाँ पर युहाओ का फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेंसिलिन वहाँ पर आती है, जिन्हें देखकर युहाओ कहता है कि मैंने तुम लोगों को तो इन्वाइट नहीं किया था।
जिस पर वो कहती है कि ऐसी पार्टीज में हमारे आना तो बनता ही है ना। तो युहाओ यहाँ पर सू को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर शेंजिलिन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनकर वो हैरान तो होती है पर कुछ नहीं बोलती और सू को बताती है कि मैं युहाओ की कॉलेज की फ्रेंड हूँ। पर जब सू उसके हाथ में टमेटोज का ब्रेसलेट देखती है तो वो समझ जाती है कि ये युहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। सू भी अब यहाँ पर उसे हाथ मिलाती है और ये लोग काम की बातें करने लग जाते हैं। फिर शेंजिलिन जानबूझकर युहाओ के सामने एक मैंगो पेस्ट्री खाने के लिए उठा लेती है, जो देखकर युहाओ बोलता है कि तुम्हें तो मैंगो से एलर्जी है ना। तो शेंजिलिन उनके सामने ड्रामा करने लगती है और बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें अभी तक याद है। जो सब देखकर सू युहाओ से काफी नाराज हो जाती है और हम शेंजिलिन के ऐसे बिहेवियर से समझ पाते हैं कि वो यहाँ पर जानबूझकर आई है। घर पर भी हम देखते हैं कि युहाओ सू के पास आने की कोशिश करता है पर वो उससे बार बार दूर हो जाती है और वो उससे काफी नाराज थी। युहाओ बोलता है कि शेंजिलिन पार्टी में आएगी, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। सू बोलती है कि हाँ मुझे पता है। तो युहाओ बोलता है कि और उसकी मैंगो की एलर्जी भी बहुत ज्यादा सीरियस है, जिस पर सू बोलती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप 6 साल तक चला था, इसलिए तुम्हें ये सब बातें याद रहना नॉर्मल है। जो बोलकर वो बेडरूम के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम हानमिंग और वेनशिंग को देखते हैं, जिनके बीच में एक इंटेंस रोमांस सीन चल रहा होता है। पर तभी वेनशिंग एकदम से रुक जाता है और हानमिंग को बोलता है कि कल पहले हम लोग जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। इसी बीच हानमिंग जब अपना फोन चेक करती है तो ऑफिस ग्रुप में सभी लोग बातें कर रहे थे कि आज पार्टी के अंदर मिस्टर युहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, जो देखकर वो वेनशिंग से बात करने के लिए जाती है। तो बोलते हैं कि यार तुम चिंता मत करो, वो जरूर ना किसी काम के लिए आई होगी। पर हानमिंग बोलती है कि वो जरूर काम के बहाने युहाओ के क्लोज आना चाहती है। दूसरी तरफ ज़ांग बेबी डायरेक्टर जिनके साथ यही सब बातें कर रही थी। इधर वेनशिंग हानमिंग से बोलता है कि युहाओ ने अभी तक अपने घर का पासवर्ड चेंज नहीं किया, जो कि शेंजिलिन ने ही सेट किया था। सीन अब सुपर आता है, जो कि युहाओ के कबर्ड से जब सामान निकाल रही थी तभी वो देखती है कि उसने अभी तक अपने कबर्ड के अंदर टमेटो के स्टिकर्स लगा रखे थे, जो देखकर वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब जब युहाओ नहा कर आता है तभी शेंजिलिन उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आती है। वो युहाओ को बोलती है कि अरे तुमने अभी तक अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया। तो युहाओ बोलता है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। शेंजिलिन बोलती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ काम के बारे में डिस्कस करने के लिए आई थी। तो युहाओ कहता है कि काम के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या तुम सीधा मेरे घर में घुस आओगी, वो भी इस तरह। अब शेंजिलिन यहाँ पर उससे फ्रैंक होने की कोशिश करती है और पहले भी तो काम के लिए मैं तुम्हारे घर आया करती थी, तो भला आप कौन सी बड़ी बात हो गई, जब मुझे पासवर्ड पता है तो मैं अंदर आ गई। पर युहाओ से यहाँ से वापस जाने के लिए बोलता है, जिनकी ये सारी बातें रूम के अंदर से सू भी सुन रही थी और काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी उसे हानमिंग का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि युहाओ के घर का पासवर्ड शेंजिलिन ने ही सेट किया था, इसीलिए तुम उसे वो चेंज करने के लिए बोल देना। पर सू उसे बताती है कि वो ऑलरेडी उनके घर में आ गई है, जो सुनकर हानमिंग उसे जल्दी से वहां से भगाने के लिए कहती है। इधर शेंजिलिन बोलती है कि अगर मेरा तुम्हें इस तरह तुम्हारे घर में आना बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ और मैं तुम्हारा नीचे कॉफी शॉप में वेट करूंगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। युहाओ अब सू के पास आता है, जहाँ सू से बोलती है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड और कितने लोगों को पता है। तो युहाओ कहता है कि तुमने सारी बातें सुन ली तो तुम बाहर क्यों नहीं आई। सू बोलती है कि मैं बाहर आकर भला करती भी क्या, नाराज होती। उससे पता है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो पार्टी में जानबूझ कर आई और ये सब भी उसने जानबूझ कर किया मुझे नाराज करने के लिए, और मैं उसके सामने नाराज ना होने की एक्टिंग नहीं कर सकती थी। युहाओ बोलता है कि इसे काम की बात करनी है ना, तो चलो काम की बात करने चलते हैं, चलो तुम भी मेरे साथ। पर सू कहती है कि ऑलरेडी मैं आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ और मुझे रेस्ट करना है। तो युहाओ बोलता है कि मैं तुम्हें ओवर टाइम का पैसा दूंगा, जिस पर सू बोलती है ठीक है, तो फिर काम की बात करने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो युहाओ कहता है कि इसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकती हो। इसलिए अब दोनों रेडी होकर नीचे शेंजिलिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हानमिंग और वेनशिंग पहले से ही मौजूद थे। हानमिंग बोल रही होती है कि आज तो मैं इस औरत को सबक सिखा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे इसकी अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। पर वेनशिंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, युहाओ सब कुछ संभाल लेगा। तभी युहाओ वहाँ पर सू के साथ आता है, जिसे देखकर शेंजिलिन बोलती है कि अगर तुम ऊपर ही थी तो पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग वहीं पर बात कर लेते। पर युहाओ कहता है कि घर हम लोगों का प्राइवेट स्पेस है, इसलिए हम लोग वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, और मुझे वैसे भी ऑफिस से घर आने के बाद काम की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोलो। तो शेंजिलिन यहाँ पर उन्हें अपना प्रपोजल देती है, जिसमें वो युहाओ की कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने में मदद करने वाली थी। अब जैसे ही सू उस फाइल को लेने वाली थी तभी युहाओ उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बात तुम्हारे प्रपोजल की, तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो शेंजिलिन बोलती है कि यार हम लोग तो ब्रेकअप कर चुकी है ना, तो भला तुम्हें मेरे साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम है। जिस पर युहाओ बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करके मैं तुम्हें झूठी होप नहीं देना चाहता और ना ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपसेट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सू को यहाँ से ले जाता है, जो देखकर शेंजिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। और हानमिंग और वेनशिंग भी ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे।
इसके बाद सू और युहाओ बारिश होने की वजह से एक जगह पर रुके हुए थे, जहाँ पर सू बोलती है कि अरे तुम्हें अगर यही सब बात करनी थी तो तुम कॉल पे ही कर लेते, तुमने उससे मिलकर जानबूझकर नाराज क्यों कर दिया। तो युहाओ बोलता है कि अरे मैंने इतने अच्छे सब कुछ हैंडल किया, क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। इस बात पर सू थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग जाती है। तो युहाओ बोलता है कि किसी ने पहले बोला था कि जो भी गुस्सा होगा ना उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसलिए पेनल्टी के तौर पर सू उसे किस कर देती है। घर पहुंचने के बाद युहाओ सू को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और उसे दरवाजे के बाहर चेक करने के लिए बोलता है, पर जैसे ही सू बाहर जाती है तो युहाओ दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सू दरवाजा खोलकर वापस अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन युहाओ ने पासवर्ड बदल दिया था। तो सू उसे पासवर्ड पूछने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे गेस करने के लिए बोलता है और उसने उस दिन का पासवर्ड सेट किया था जब उसने उसे अपना लव कन्फेस किया था, जो देखकर सू काफी खुश होती है। अब अगली सुबह जब सू उठने के बाद कबर्ड ओपन करती है तो उसके अंदर टोमेटो के स्टिकर्स भी नहीं थे, जो देखकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है और युहाओ के पास जाकर उसे छेड़ने लग जाती है। तो युहाओ उठकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किस करने लगता है। फिर वो उसे यहाँ पर गिफ्ट देता है जो कि कपल ब्रेसलेट थे, जिन्हें दोनों पहनते हैं और काफी खुश होते हैं। इसके बाद हानमेंग और सू ऑफिस में कल रात के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सू उसके हाथ में रिंग देखकर बोलती है कि अरे वाह तुम लोगों ने तो रीमैरिज कर ली। पर हानमेंग बोलती है कि नहीं, अभी हमारी रीमैरिज नहीं हुई है। पिछली बार तुमने सही कहा था कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में शादी कर ली, इसीलिए इस बार मैंने एक पंडित से मुहूर्त निकलवाया है और अब हमारी शादी अगले महीने की 18 तारीख को है। जिसकी ये बात सुनकर सू हंसने लग जाती है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि शेंजेलिन उससे मिलने के लिए आई हुई है, इसलिए सू उससे मिलने जाती है। जहाँ पर शेंजेलिन उसकी और युहाओ की कॉलेज टाइम की फोटो सू को भेज देती है और बोलती है कि कॉलेज के बाद युहाओ का फोन खो गया था और उसे ये फोटोग्राफ्स चाहिए थे जो कि मुझे मेरे किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड ने भेजे, इसलिए प्लीज तुम इन फोटोज को युहाओ को भेज देना। सू बोलती है कि तुमने ये फोटोज डायरेक्टली युहाओ को क्यों नहीं भेजे। वो बोलती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे ये फोटोज भेजना ठीक है। तो सू बोलती है कि अच्छा मुझे ये फोटोज भेजना तुम्हें ठीक लगा। फिर ऐसे इन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती हैं। शेंजेलिन बोलती है कि मुझे पता है कि युहाओ तुम्हारे साथ क्यों है, वो बेचारा तो काम में काफी बिजी रहता है, इसलिए उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उसके साथ कोऑपरेट कर सके। मैंने सुना कि पहले तुम पीआर डिपार्टमेंट थी, फिर डायरेक्टर बन गई और अब वाइस प्रेसिडेंट। अब तुम काम में काफी ज्यादा बिजी रहती हो, तो भला अब तुम अपनी फैमिली की देखभाल कैसे करोगी। जिसकी ये सब बातें सुनकर सू यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कोई काम की बात करनी हो ना तभी मुझे बुलाना। पर शेंजेलिन उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे काम की बात करनी है, इसीलिए तुम्हें बुलाया मैंने। तुम्हारी फैमिली को जब तुम्हारी नीड पड़ेगी तो क्या तुम जॉब को छोड़ सकती हो, और युहाओ उसके लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है। दूसरी तरफ युहाओ जब मीटिंग में होता है तभी उसका फ्रेंड यांग उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि अरे तुम प्यार में क्या पड़े, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तुम्हें इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो युहाओ बोलता है कि मैंने सू को वाइस प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसकी एबिलिटी की वजह से बनाया है। जिस पर यांग बोलता है कि अच्छा ऐसी कौन सी एबिलिटी है उसमें, मेरे हिसाब से तो तुम और शेंजेलिन अब एकदम परफेक्ट मैच हो। हालांकि पहले तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वापस आ जाना चाहिए। जो सुनकर युहाओ उसे सीधा सीधा बोल देता है कि मैं सू को पसंद करता हूँ, मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो हर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है और वो ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाती है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ उसके साथ काफ़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं। इधर सू भी शेंजेलिन को यही जवाब देती है और बोलती है कि आगे से अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी हो तो काम से रिलेटेड ही करना, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करना। ये बोलकर चली जाती है और शेंजेलिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर जब सू वापस आती है तो यांग जा रहा था, जहाँ वो युहाओ से बोलता है कि शेंजेलिन ने तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टर से बात की हुई है जो कि उस वक्त पार्टी में आया भी हुआ था और तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, इससे कंपनी को बहुत ही हेल्प हो जाएगी। पर युहाओ बोलता है कि हमें कौन सा इन्वेस्टर चाहिए ये हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे, इसके लिए हमें नेपोटिज्म की जरूरत नहीं है। जो देखकर यांग बोलता है कि ठीक है, फिर जो पैसा मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना उसे मुझे निकालना है। तो युहाओ बोलता है कि जैसे ही मुझे कोई इन्वेस्टर मिलता है तुम उस पैसे को निकाल सकते हो, और ये सब कुछ सिर्फ वो शेंजेलिन की वजह से हो रहा था, जो देखकर सू को भी अच्छा नहीं लगता। पर युहाओ इस पूरे टाइम सू को काफी अच्छे से साथ देता है। इसके बाद हम डायरेक्टर जिन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि युहाओ और सू प्रोग्राम रिवॉर्ड करने के लिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो लोग अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में काफी बिजी थे। जो जानकर वो बेचारा काफी सैड हो जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल में सू की मॉम मिल जाती है जो कि वहाँ पर डायलिसिस कराने के लिए आई थी, इसीलिए वो उनकी मदद करता है और वो उन्हें वापस घर तक भी ड्रॉप करता है। रात में हम सू को युहाओ के साथ ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि मुझे आज डायरेक्टर जिन हॉस्पिटल में मिले थे और आज उसने मेरी मदद भी की, इसलिए हमें उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहिए, तुम युहाओ को भी आने के लिए बोल देना। तो सू बोलती है कि ठीक है, मैं टाइम निकाल कर बता दूंगी। कॉल रखने के बाद वो युहाओ से पूछती है कि जब तुम फ्री हो तो मेरे घर पर डिनर के लिए चलना, जहाँ पर हम डायरेक्टर जिन को भी इन्वाइट करेंगे क्योंकि आज उसने मेरी मॉम के हॉस्पिटल में मदद की। जो सुनकर युहाओ बोलता है कि अगली बार जब भी आंटी का डायलिसिस होगा ना तो मुझे बता देना, मैं उनके साथ जाऊंगा। जो सुनकर सू काफी खुश होती है। फिर युहाओ यहाँ पर उसे एक इन्वेस्टर का नंबर देता है उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर वो सू को ये भी बताता है कि इस इन्वेस्टर को मना
बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि युहाओ ने जब अपनी कंपनी को नया नया शुरू किया था तब इस इन्वेस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। युहाओ ने उसकी एक बार मीडिया में इंसल्ट कर दी थी, जो सुनकर सू काफी हंसने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग इन्वेस्टर ढूंढने के लिए हर दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। जहाँ सू उस इन्वेस्टर जिसका नाम मिस्टर शी है उससे मिलने के लिए हर दिन जाती है, पर वो उसे एक बार भी नहीं मिलता, जो देखकर युहाओ खुद ही मिस्टर शी को ही मेल करने लगता है कि उस टाइम मैं बहुत ही यंग था, मैंने वो जो सब भी बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये देखकर सू भी हंसने लग जाती है। अब अगले दिन हम सू को जब कंपनी में काम करता हुआ देखते हैं तभी उसे मिस्टर शी के असिस्टेंट का मैसेज आता है जो बताती है कि कल मिस्टर शी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सू काफ़ी खुश हो जाती है। तभी उसके पास युहाओ आता है जो बोलता है कि लंच टाइम हो गया, चलो घर चलकर खाना बनाते हैं और कुछ खाते हैं। तो सू बोलती है कि अरे तुम्हें तो मुझे अपने साथ काम में इतना बिजी किया है ना, अब देखो मैं इतनी बिजी हूँ कि खाना बनाने के लिए टाइम ही नहीं है, चलो टेक अवे ऑर्डर कर लो। सू उसकी बात नहीं मान रही होती तो बोलता है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ये सुनकर वो फटाफट से उठ जाती है, पर जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो हम देखते हैं कि सू थकान की वजह से गाड़ी में ही सो जाती है। फिर युहाओ से एक अलग जगह पर लेकर आता है जहाँ सू उससे पूछने लगती है कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर युहाओ से एक घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर सू जब अपनी मॉम के साथ फोटो देखती है तो वो हैरान हो जाती है। युहाओ बताता है कि तुम काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो कि अपनी मॉम के साथ ठीक से टाइम नहीं बिता पा रही हो, इसलिए मैं उन्हें हमारे साथ रखना चाहता था, पर मेरे घर में किचन नहीं है, इसलिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता और इसी वजह से मैंने एक घर खरीदा है जहाँ पर हम सभी लोग साथ में रह सकते हैं। मैंने वेंची को भी बोल दिया है कुछ टाइम बाद वो भी हानमिंग की फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से तुम्हारी मॉम को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके हाथ में घर की कीज देता है, जो देखकर सू काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उसे किचन में लेकर जाता है जहाँ पर उसने वो सारे बर्तन लगवाए हुए थे जो कि उन दोनों ने उस सिंगिंग कंपटीशन में जीते थे। तभी वहाँ पर सू की मॉम भी आ जाती है जिनसे मिलकर सू काफ़ी खुश होती है। अब अगले दिन सू युहाओ के साथ मिस्टर शी से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देती है और मिस्टर शी भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। सीन अब सू की मॉम पर आता है जो कि हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रही होती है, जहाँ में पता चलता है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब जब वो हॉस्पिटल से डायरेक्टर जिनके साथ वापस आ रही होती है तभी उन्हें सू का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ में ये भी पता चलता है कि कल सू एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए शंघाई जाने वाली है। सू से बात करने के बाद उसकी मॉम डायरेक्टर जिनको बोलती है कि प्लीज़ तुम आज जो कुछ भी डॉक्टर ने तुम्हें बताया उसके बारे में सू को मत बताना, वो इतने सालों से हमेशा मेरी देखभाल कर रही है और अब जब वो अपनी लाइफ जी रही है तो मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहती। मैं अगर ठीक से दवाई और खाना खाऊंगी तो मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। जो सुनकर जिन भी थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब रात में सू अपनी मॉम के साथ घर पर होती है तब वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ फोटोज़ भी क्लिक करते हैं। इसके बाद युहाओ घर पर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कल उसका भी एक इंटरव्यू था जिसमें वो वही शर्ट पहन कर जाने वाला था जिसका बटन सू से टूट गया था। फिर वो सू को उसका बटन लगाने के लिए कहता है और वो बड़े ही प्यार से उस बटन को लगा देती है। सीन अब शेंजिलिन पर आता है जिसे हम एक होटल में देखते हैं। उसे उस इन्वेस्टर का कॉल आता है जिससे कि सू कल मिलने जाने वाली थी। वो बोलता है कि मिस्टर शी ने मुझे युहाओ की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है और तुम तो उसे जानती हो, तो तुम बताओ मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। पर वो उसे क्या जवाब देती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन हम सू को देखते हैं जो कि बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है, तो युहाओ उसे कंपनी के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। लेकिन सू ने जो कल उसकी शर्ट का बटन लगाया था वो अभी से निकलने लग गया था, तो युहाओ उसे फिर से सिलने के लिए कहता है, जो सुनकर सू भी उसे शर्ट निकालने के लिए बोल देती है। जिनकी ऐसी बातें सुनकर शिन और एंची भी हंसने लग जाते हैं और साइड में चले जाते हैं। फिर सू यहाँ से जाने से पहले युहाओ को हक करती है और युहाओ उसे किस भी कर देता है। सू के जाते ही वो एंची को बोलता है कि इंटरव्यू खत्म होते ही मेरे लिए भी शंघाई की एक प्लेन टिकट बुक कर देना, क्योंकि उसे वो शंघाई जाकर सरप्राइज करने वाला था। फिर जब युहाओ का इंटरव्यू चल रहा होता है तभी हानमिंग सू को कॉल करती है और बोलती है कि आखिर तुमने हमारे बॉस के साथ क्या कर दिया, वो पूरे इंटरव्यू में एब्सेंट माइंडेड है। पर तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, तो सू उसे बोलती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। अब हम सू की मॉम को देखते हैं जो कि उसके साथ मूव करने के लिए सामान वगैरह पैक कर रही होती है। तभी उन्हें सू का कॉल आता है जो कि प्लेन में थी। वो अपनी मॉम को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है, तो उसकी मॉम उसे चिंता करने से मना करती है और बोलती है कि जब तुम वापस आओगी हम तभी सामान मूव करेंगे। कॉल रखने के बाद सू की मॉम इंसुलिन लेती है, पर तभी उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।